हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, हम लोग पी ब्लॉक के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, मतलब 18th ग्रुप। आज हम लोग आज के लेक्चर में 18th ग्रुप को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। छोटा सा ही है पी ब्लॉक, तो इसमें एक से ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बनेगा 40 मिनट्स के आसपास का लेक्चर होगा, उसमें ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको फिर से याद दिला दें, जब पी ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था तो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हुए एक हमने पी ब्लॉक को मैनेज करते हुए टॉपिक बनाया था कि पी ब्लॉक को पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए आपको कहा था कि सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करना होगा। मीन्स हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने होंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। अगर आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखते हो तो आपको फिर ये समझ में नहीं आ पाएगा ठीक से। तो सभी ग्रुप्स 15th, 16th, 17th, 18th, ये 4 ग्रुप हैं आपके सिलेबस में 12th के अकॉर्डिंग। हालांकि आपको 12th जेई नीट लेवल का पढ़ाया गया है, तो उसके लिए फिर से आपको यही बताते हैं। जीआईसी के आप 11 लेक्चर्स हैं शायद, उनको आप पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आप ग्रुप स्टडी करिएगा। ग्रुप स्टडी आपको बहुत आसान लगेगी अगर आपने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है तो। बहुत सारा कंटेंट इसका ऐसा है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको जीआईसी में ही पढ़ा दिए गए हैं, तो इसलिए जीआईसी को पढ़ना जरूरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। हम शुरू करते हैं 18th ग्रुप। तो जो पार्ट जीआईसी से बचा हुआ है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 18th ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को लिखा है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। और एक ये एलिमेंट शायद आप लोगों के टच में ज़्यादा नहीं होगा, नहीं भी याद करोगे तब भी काम चलेगा, ऑग्निसॉन होता है। ऑग्निसॉन नाम का ये एलिमेंट है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, मतलब इंसान ने बनाया है। इतने सारे पहले से ही हैं, बिना मतलब में बना दिया। इसकी जो रेडियो एक्टिव तो है ही है, जो हाफ लाइफ होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है, स्टेबल है ही नहीं बिल्कुल, मतलब 1 सेकेंड के लिए भी आपको देखने को नहीं मिलेगा ये। तो आप प्रॉपर्टीज कहाँ से इसकी स्टडी करोगे। रेडियो एक्टिव तो रेडॉन भी है, बट इसकी तो हाफ लाइफ बहुत कम है। इसके बाद अक्रेंस की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जनरली कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो टोटल 1% होती हैं, और उस 1% में भी 0.984% जो है वो आर्गन है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि 1% है, ये आपको याद होना चाहिए, और उस 1% का भी मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, आर्गन है। बाकी की अक्रेंस जो दी है, परसेंटेज यहाँ पे दी गई है, मुझे नहीं लगता आपको ये सब याद करने की ज़रूरत है। इतना याद कर लो कि 1% है और उस 1% में 0.9 यानी उस 1% का भी 90% कहाँ, 98% से ऊपर, उस 1% का 98% से ऊपर क्या है, आर्गन है। इसके बाद हमने अक्रेंस की कुछ और बातें यहाँ पर कही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीलियम और कुछ बार देखा गया है नियॉन भी आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके मिनरल्स में होते हैं। पिच ब्लेंड है, मोनोएजाइट है, क्लेबाइट है। हीलियम नेचुरल गैस में भी पाई जाती है, मुझे ठीक से याद नहीं है कहाँ, बट ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। कौन सी इनर्ट गैस है जो नेचुरल गैस में पाई जाती है, 2 से 7% नेचुरल गैस का इनर्ट गैस होती है। और रेडॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डिके ऑफ, रेडियम के डिके से रेडॉन मिलती है। देखिएगा बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने कुछ चीजें बस ऐसे ही लिख दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज। आप एक एक करके लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए और फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखिएगा
बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखिएगा, जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2P6 एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के। हीलियम का क्या होता है, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 है। लिखिएगा, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल एंड कॉल्ड एज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है, इसे हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड आप लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में लिखिएगा, देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई ड्यू टू देयर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल स्टॉप के बाद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। एज यूजुअल आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें लिखिएगा दे हैव हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो तो एनर्जी निकलने के बजाय आपको एनर्जी देनी पड़ जाती है, ये स्थिति है। तो आपने लिखा होगा हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। फिर आप साइज नेक्स्ट लिखिएगा, साइज में लिखिएगा लार्जेस्ट इन द पीरियड बिकॉज फॉर इनर्ट गैसेस वेंडर वॉल रेडियस इज मेजर्ड। भाई आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उम्मीद हम ये करते हैं कि साइज घटेगा, लेकिन जो इनर्ट गैस होती है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसके केस में हम लोग वेंडर वॉल रेडियस लेते हैं, जबकि बाकी केसेस में हम लोग जो रेडियस लेते थे वो या तो मेटेलिक या कोवेलेंट रेडियस होती थी। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 ये डाल लीजिएगा। नंबर 2 में आप लिखिएगा ऑल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने आपको समझाया है। इनर्ट गैस के जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव very weak force of attraction called dispersion force या लंडन फोर्स, called dispersion force और लंडन फोर्स, या इसी को बोलते थे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और होता क्या था, ये हमने आपको जीआईसी में एक लेक्चर दिया होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वहां पे हमने आपको ये फोर्स पढ़ाया है। यहां पर हम वो दोबारा से एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है ये हमने आपको लिखा दिया। ये क्या होता है वो पूरा आपको जीआईसी में जो एक लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, इनफैक्ट मेल्टिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं करनी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इनर्ट गैस की पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से जो डिस्पर्जन फोर्स होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको वहां सब पढ़ाया है कि स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, साइज के साथ पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ये लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप size of inert gas increases, comma, its polarizability increases, hence strength of dispersion force increases, which results the increment in boiling point। यहीं पे आपको एक बात बता दें, जो हीलियम सबसे ऊपर है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का नोन एलिमेंट है। जो अब तक जितने भी एलिमेंट्स पता हैं, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हीलियम का होता है। तो लिखिएगा, ये इसी के अंदर एक नोट लिख लें, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है 4.2 केल्विन।
इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सॉल्युबिलिटी इन वाटर डालिएगा और सॉल्युबिलिटी इन वाटर में लिखिएगा दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और फुल स्टॉप के बाद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी, 1 मिनट रुक जाइए, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, फुल स्टॉप के बाद देयर सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू डाइपोल, देयर सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू एक फोर्स होता है, ये भी हमने वहां पे आपको पढ़ाया है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तब लिखिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ इनर्ट गैस increases, comma, its polarizability increases, hence strength of dipole induced dipole attraction increases, which results in increment of solubility in water। तो ये solubility हो गई। हीलियम के लिए एक नोट और लिख लीजिएगा, हीलियम के अंदर एक बहुत अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है जो लेबोरेटरी की बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी चीजें जो लैब में काम में आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है या और कुछ यहां पर ली गई, इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी टू डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल्स एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक, यहां से ये डिफ्यूज कर जाती है। फिर बेटा हमने यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज को लिया है। आपको बता दें, इनको पहले इनर्ट गैसेस कहा जाता था, अब नहीं कहते हैं। इनर्ट गैसेस पहले इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इनका कोई भी केमिकल कंपाउंड ही नहीं पाया गया था, ऐसा मान लिया गया था कि ये केमिकली रिएक्ट करते ही नहीं है, तो इनको इनर्ट गैसेस कहते थे। बाद में ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखे गए, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सोफ्लोराइड्स, ये सब। जब इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो गई, उनको प्रिपेयर किया जाने लगा, उसके बाद इनको इनर्ट गैसेस नहीं बल्कि नोबल गैसेस कहा गया। तो ये आपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप हेडिंग डालेंगे उसमें आप एक पॉइंट लिखिएगा, अर्लियर दीज एलिमेंट्स वर नोन एज इनर्ट गैसेस ड्यू टू देयर केमिकल इनर्टनेस, फुल स्टॉप के बाद after the discovery of compounds of xenon now they are called as noble gases। अब इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, मतलब ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो बात अगर हम करें इनकी रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी में इनके पहले बहुत सारे कंपाउंड्स देखे गए थे जो कि ट्रू केमिकल कंपाउंड्स नहीं थे, जैसे क्लेथरेट्स देखे गए थे। आपके सिलेबस में है नहीं शायद ये सब। क्लेथरेट्स क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे मेटल अगर है तो मेटल के पार्टिकल्स क्या करेंगे, पैकिंग कर जाएंगे। मेटल के पार्टिकल्स पैकिंग करेंगे तो बीच बीच में जो खाली स्पेसेस छूट जाते हैं, जिन्हें हम वॉइड्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, वहां पे हीलियम के पार्टिकल्स क्या करते थे, इंट्रैप कर जाते थे। तो हीलियम को हम कहते थे गेस्ट, और जो मेटल होता था उसको हम बोलते थे होस्ट, और ये जो कंपाउंड्स बनते थे इनको हम क्लेथरेट्स बोलते थे। लेकिन सच्चाई ये है, यहां पर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं हुआ था। ऐसे ही क्या देखा गया, इनके हाइड्रेट्स भी देखे गए, आर्गन के हाइड्रेट्स देखे गए। फिर ये पाया गया हाइड्रेट्स में भी कोई केमिकल बॉन्ड तो बना नहीं है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो वो भी केमिकल कंपाउंड्स नहीं है। तो फिर थक हार के मतलब ये मान लिया गया था कि भैया ये केमिकली रिएक्ट करते ही नहीं है। अचानक से एक बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या देखा, बार्टलेट क्या देखते हैं, बार्टलेट ने एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया। कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, कंपाउंड तो है ही है, PTF6। इस स्पीसीज पे ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, एनायन नेगेटिव और O2 पे पॉजिटिव। जनरली हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 1157 किलो जूल पर मोल, और ज़ेनॉन की होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो ये काफी करीब हैं। तो बार्टलेट ने सोचा अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो ज़ेनॉन क्यों नहीं लूज कर सकता है, जबकि दोनों की आयनाइजेशन एनर्जीज कैसी हैं, सेम है।
तो फिर इन्होंने कंडीशंस को डेवलप किया और इन्होंने एक जिनॉन का कंपाउंड बनाने में ये सक्सेसफुल हुए। ये एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स था Xe+PtF6 नेगेटिव। तो ये पहला जिनॉन का पहला नोन कंपाउंड था, ट्रू कंपाउंड जिसे हम लोग बोलेंगे, मतलब जो हाइड्रेट नहीं था, क्लेथरेट नहीं था, इस टाइप का ये एक कंपाउंड बना। तो ये पहला कंपाउंड नोन था। इसके बाद मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए, जैसे फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सोफ्लोराइड्स, जिनॉन के ही क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है और जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम। उसके नीचे रेडॉन है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है भैया, तो आप लिखेंगे मुझे इसके ईयर अभी याद नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ ईयर होंगे इसके, बार्टलेट ने किसी ना किसी सन में ये बनाया होगा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, बिफोर बार्टलेट मैनी कंपाउंड्स एज क्लेथरेट्स कॉमा हाइड्रेट्स वर नोन बट दे वर नॉट ट्रू कंपाउंड्स। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, बार्टलेट फाउंड अ रेड कलर्ड कंपाउंड, ये लिख दीजिएगा। फुल स्टॉप के बाद, विद दिस कंपाउंड, बाय दिस कंपाउंड ही रियलाइज्ड दैट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 लिखिएगा पूरा, आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ O2 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, IE कितनी है, 1157 किलो जूल पर मोल, एंड जिनॉन ब्रैकेट में 1170 किलो जूल पर मोल आर वेरी क्लोज, हेंस जिनॉन कैन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। फुल स्टॉप के बाद, आफ्टर दैट ही बिकेम सक्सेसफुल in the preparation of first compound of xenon, और ये होगा ब्रैकेट में रेड कलर्ड। फिर नई लाइन से लिखिएगा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड मैनी कंपाउंड्स ऑफ xenon वर प्रिपेयर्ड। और उनमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, तो अब बस केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर अब हम क्या करेंगे, जिनॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई नहीं, मुझे लगा आप अंडरस्टूड है, आपको पता होगी कि इनर्ट गैसेस केमिकली इनर्ट क्यों हैं। तो यहीं पे आप चाहो तो एक नोट लिख लो, वाई दीज एलिमेंट्स आर इनर्ट। तो उसकी जो वजह हैं, पहला हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाईली स्टेबल, उसमें कोई फेरबदल चाहते नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव है, मतलब लेना नहीं चाहते, तो इसलिए केमिकली इनर्ट होते हैं। उसके बाद एक्चुअली हमें ये लिखना चाहिए था कि कुछ जो कंपाउंड्स थे वो ट्रू नहीं थे, बाद में एक ट्रू कंपाउंड बनाया गया और उसके बाद जिनॉन के और भी कंपाउंड्स बनाए गए। तो अब जो हमारी हेडिंग होगी वो, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई, अब हम डालेंगे हेडिंग यहां से कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, और सबसे पहले हम बात करेंगे जिनॉन फ्लोराइड्स की। अच्छा, ये भी एक लॉजिक है कि इसके जो कंपाउंड्स हैं वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हैं। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों है, तो आप लिखोगे क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, पहली बात इन दोनों का साइज छोटा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बन जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी एनायन की, जो एनायन बनने वाला है, तो ऐसे केस में वो क्या होता है, वो रिएक्शन होने को क्या करता है, फेवर करता है। तो आप इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फिर आप कंपाउंड्स में हेडिंग डालेंगे जिनॉन फ्लोराइड्स, तो आप लिखेंगे
3 फ्लोराइड्स आर नोन, XeF2, XeF4 एंड XeF6। इनका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग फ्लोराइड बनता है। जैसे XeF2 में अगर जिनॉन एक्सेस में है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस दी हैं, तो डाई फ्लोराइड बनता है। 1:5 के रेशियो में है टेम्परेचर और प्रेशर, तो XeF4 बनता है। हालांकि ये रिएक्शंस पूछी नहीं गई हैं आपसे। अगर 1:20 के रेशियो में है, ये कंडीशंस हैं, तो XeF6 बनता है। XeF6 बनाने के लिए हम XeF4 प्लस O2F2 कर सकते हैं, तब भी XeF6 और O2 बन जाता है। तो ये तो इसके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। मिलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज को लेके, पहले इसको रब कर लें। हाँ बेटा, तो जिनॉन के फ्लोराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सभी फ्लोराइड्स कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कलरलेस का मतलब वाइट से ही है, वाइट होते हैं। और ये, हाँ खास बात ये है, सबलाइम कर जाते हैं 298 केल्विन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फ्लोराइड्स में। जो लोअर फ्लोराइड्स हैं जैसे XeF4 है, XeF2 है, अंडर प्रेशर अगर इन्हें फ्लोरीन के साथ हीट करोगे तो ये हायर फ्लोराइड यानी XeF6 बना लेंगे। ये बहुत अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब फ्लोरीन दे भी देते हैं। SF4 को अगर ट्रीट करोगे XeF4 से तो ये अपने फ्लोरीन सल्फर को दे देगा, जिनॉन बनेगा, SF6 बनेगा। जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एकेडमिक में भी, वो है इनका हाइड्रोलिसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 18th ग्रुप में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18th ग्रुप में जिनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबके स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री, जो कि मैं आपको GIC में पढ़ा चुका हूं। एक हेडिंग ही अलग से है, एक लेक्चर अलग से है, बड़ा लेक्चर होगा, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होगा। वहां पे लेक्चर का नाम होगा हाउ टू फाइंड शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 18th ग्रुप में है वो है स्ट्रक्चर फाइंड करना, और फिर जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हैं वो ये सब टॉपिक्स हैं। इनका जो हाइड्रोलिसिस है जिनॉन के फ्लोराइड्स का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एकेडमिक्स में भी बहुत बार पूछा गया है। XeF2 तो स्लोली हाइड्रोलाइज हो जाता है, घुल तो जाता है पानी में, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस थोड़ा स्लो होता है। और ये क्या बनाता है, ये याद रखना है, प्रोडक्ट Xe बनता है। देखो HF और O2 तो आएगा ही आएगा सब में, चाहे XeF4 का करो चाहे XeF6 का करो, वहां आएगा, HF तो आएगा ही। लेकिन ये प्रोडक्ट याद रखना है, जब XeF2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जिनॉन बनता है। और XeF4 की बात करें तो ये वायलेंटली हाइड्रोलाइज होता है। और यहां पर देखिएगा XeF4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट होता है XeO3, जिनॉन भी होता है, HF और O2। यहां पर जिनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर है +4, यहां पर है 0 और यहां पर है +6। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जिनॉन का कौन सा फ्लोराइड जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो डिस्प्रपोर्शियोनेशन शो करता है। तो यहां पर +2 से कहां गया था, 0, यहां केबल रिडक्शन हुआ। यहां पर +4 से 0 भी गया, +6 भी गया, मतलब यहां पर हो रहा है डिस्प्रपोर्शियोनेशन। अगर XeF6 का हाइड्रोलिसिस करें तो ये भी वायलेंटली होता है और यहां भी बनता है XeO3। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया आपको, और ये हमें पढ़ने कहाँ हैं, पढ़ने नहीं है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहां से जाके आपको ये चेक करने हैं अगर आपने GIC के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। फिर बात आती है जिनॉन के ऑक्साइड्स की, 2 बनते हैं, XeO3, XeF4। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं XeO3 की।
बनाने का तरीका पहले ही आप ऊपर रिएक्शन पढ़ चुके हो, इस तरीके से बनाते हैं। कलरलेस सॉलिड होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर बात करेंगे XeO4 की, कैसे बनाते हैं, इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बैरियम जीनेट। बैरियम जीनेट। तो जब बैरियम जीनेट को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से, तो यहां पर XeO4, BaSO4 और 2H2O, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। यहां से बनता है XeO4। स्टेबल नहीं होता है, रख दोगे या थोड़ा सा हीट कर दोगे, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, जिनॉन और O2 में। ये इसके ऑक्साइड्स हो गए। स्ट्रक्चर्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको मिल जाएंगे इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी लेक्चर मिले वहां से आप देखिएगा। आखिरी जो कंपाउंड्स होते हैं जिनॉन के, दे आर जिनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स। बहुत सारे फ्लोराइड्स बनते हैं, अगर आप नाम लिखना चाहें ऑक्सोफ्लोराइड्स, इसको कहेंगे जिनॉन ऑक्सी। एक बार ऑक्सीजन है, जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यहां जो हमें पढ़ना है वो केवल इनके स्ट्रक्चर्स, और सबके स्ट्रक्चर्स ही इंपॉर्टेंट हैं और स्ट्रक्चर्स आपको बनाने सिखाए गए हैं कहाँ, इन GIC। तो GIC का वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर आपको स्ट्रक्चर सिखाए गए हैं या बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना सिखाया गया है। लास्ट में हम लिखेंगे इनर्ट गैसेस के यूजेस को और 18th ग्रुप को हम लोग खत्म करेंगे। तो लिखिएगा यूजेस में पहला, हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड लाइट गैस। हाइड्रोजन के बाद सेकेंड नंबर इसी का आता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, हीलियम का है 4 एटॉमिक वेट। तो लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये उसके बाद सेकेंड नंबर पे है। हीलियम इज नॉन, होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन है तो लाइटेस्ट लेकिन इन्फ्लेमेबल होती है। तो अगर आप जेट प्लेन्स या एरोप्लेन्स के टायर्स में भरोगे, प्रेशर तो देगी वो, लाइटेस्ट है, कम मास में ही ज्यादा प्रेशर मिल जाएगा, इन्फ्लेटिंग हो जाएगी ट्यूब्स की, टायर्स की, जो भी होते हैं, बट इन्फ्लेमेबल है। बाई चांस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही बहुत भयानक आग पकड़ेगी और एक्सीडेंट होगा, तगड़ा वाला विस्फोट होगा। तो हाइड्रोजन को इसलिए नहीं भर सकते। हीलियम इस काम में लाई जाती है क्योंकि लाइट तो है ही है और इन्फ्लेमेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है केमिकली इनर्ट है ऑलमोस्ट। तो लिखिएगा हीलियम इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड लाइट गैस, हेंस इट इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। मेटियोरोलो ये लिख देते हैं, meteorological observations. Second, it is used in gas cooled, it is also used in gas cooled nuclear reactors. तीसरा, used as a element for oxygen in modern diving apparatus because of its low solubility in blood। आपको सोल्यूशन में पढ़ाया गया था ये कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर लेते हैं। नेक्स्ट है हीलियम, नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरिसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले पर्पज। नेक्स्ट, argon is used mainly to provide an inert atmosphere
at high temperature in metallurgical processes. Next, argon is also used for filling in electric bulbs. तो बेटा ये पी ब्लॉक हम लोग खत्म करते हैं। पी ब्लॉक को खत्म करने के बाद अब आपकी बारी है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, उसका वो दे दिया गया है, वहां से क्वेश्चंस लगाइए। हर टाइप के क्वेश्चंस वहां पर हैं, सब्जेक्टिव हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, या और जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो इस बार सीबीएसई ने कहा है। हालांकि हो सकता है फिर से वो पैटर्न को चेंज करें। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि जब सीबीएसई ने रिड्यूस्ड सिलेबस दिया था तो केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ 2 पेजेस और जोड़े थे पीडीएफ फाइल में, और उसमें नया पैटर्न उन्होंने बताया था। तो उस पैटर्न के बेसिस पे हमने वीडियो बनाया था। लेकिन अब अगर सीबीएसई की साइट पे चेक करते हैं तो वो 2 पेजेस हट गए हैं, तो हो सकता है फिर से पैटर्न चेंज हो। तो लेकिन जो भी है अभी तो हम उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। थ्योरी तो वैसे ही सब पढ़नी होती है, बस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिसिंग है वो चेंज हो जाती है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, फिर इसका टेस्ट दीजिए हमारे टेस्ट पोर्टल पे। बस पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।